नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आज आपके समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत का प्रथम अध्याय है ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी की कविता ध्वनि का भावार्थ हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर हम हल करते हैं। तो प्रथम प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि निराला को ये विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होने वाला है, जो कविता में बार बार टेक आती है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। तो इसका जवाब है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि अभी अभी तो आया है से तात्पर्य है कि युवावस्था का आगमन हुआ है, बसंत के माध्यम से बताया है। उन्होंने एक काव्य लेखन अभी अभी प्रारंभ किया है, इसलिए कवि को नहीं लगता है कि अभी उसका जीवन का अंत होने वाला है। तो यहाँ बताया है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है, इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी होना संभव नहीं है। दूसरा प्रश्न अध्ययन करते हैं कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसका जवाब है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा कि अपनी काव्य रूपी कर या काव्य रूपी हाथों से उनके आलस्य को दूर करके और उनमें एक नया जीवन भर देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तंद्रा जो है वो आलस्य की स्थिति होती है, जागने और सोने की मध्य की अवस्था को तंद्रालस कहते हैं। तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका जवाब है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अगला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा करके बताएं। तो ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, इसमें आपके स्वयं के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ दिशा निर्देश दे देता हूँ कि ये तो आप सभी जानते हैं कि वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है, प्रकृति में पूरा परिवर्तन हो जाता है, हरियाली छा जाती है, मनोहारी दृश्य प्रस्तुत हो जाता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। न सर्दी का मौसम होता है न ही गर्मी का, आनंदित करने वाला मनोहारी मौसम होता है। तो इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व तो आप जानते ही हैं, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। ये इन सब का अपना प्रकोप है, जल का बाढ़ के रूप में, वायु का तूफान के रूप में, धरती भी किसी न किसी प्रकार से, आकाश, बिजली, वर्षा, इस प्रकार से ये इन सब का प्रकोप छोड़कर और ये इनका जो अपना अस्तित्व है वो प्रस्तुत करते हैं सुहावने रूप में, मनमोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं। बोरों से तात्पर्य है कि उनके वो जो कली बनने से पूर्व जो बगर आते हैं, बोर होते हैं, उनको कहा गया है। और खेत सरसों के फूलों से भरे
पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती हुई ऐसी दिखाई देती है कि मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। स्वर्णिम पीले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा की गई है कि हिलता हुए वो पीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं कि सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्र मुग्ध कर देती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते हुए बनती है आनंदित मनमोहक लगती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो अंत में आता है फाल्गुन मास में होली। तो ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखना है। तो मैं बता चुका हूँ कि वसंत पंचमी है, होली है, महाशिवरात्रि है, उनमें से आप लिख सकते हैं। तो वसंत ऋतु में त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो हम पहले अध्ययन करते हैं होली कि हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा विचित्र देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया ही जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार होता है, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार होता है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव उत्सव के नाम से पुकारा जाता है। मदनोत्सव का विच्छेद करेंगे तो मदन प्लस उत्सव होगा, गुण संधि हो जाएगी मदनोत्सव। तो मदन आप जानते ही हैं कामदेव को कहा जाता है। तो ये अत्यंत मनोहारी, मन को आकर्षित करने वाली, काम पैदा करने वाली ऋतु होती है, इसलिए संस्कृत साहित्य में इसको मदनोत्सव कहा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो आप सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आए होंगे, कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी भुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद करके प्रतिवर्ष होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन फाग अर्थात होली, रंगों की होली खेली जाती है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा अर्थात दृश्य बन जाता है। ढोल पर थिरकते हैं, ढोल के मधुर ध्वनि पर नाचते हैं, मंजीरों की ताल पर झूमते हैं। नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव व वैमनस्य को भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगाते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। तो ये आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप होली के दिन कुछ भी अशोभनीय कार्य न करें जो उसकी पवित्रता को, उसके प्रेम के सूत्र को तोड़ सके। आप प्रेम का त्यौहार है तो प्रेम पूर्वक ही खेलें। हमारा कर्तव्य यह है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो ये एक कोटेशन दी गई है होली पर कि होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो इस प्रकार से ये होली पर निबंध था। अब हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि
आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। इसका जवाब है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसी ऋतु होगी उपरोक्त बातों भी, जैसे कि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, तो ये बातें भी उसी के अनुसार होंगी। अगला प्रश्न है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। कि फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। तो प्रथम दो पंक्तियां हैं, फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं। कि आमों में बोर आना शुरू हो गया है, उनका कलियां खिलना शुरू हो गई हैं, और भौरे जो हैं वो वन वन मंडरा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वसंत ऋतु के आगमन से आम बोरा जाते हैं और भ्रमर चारों तरफ गुंजायमान करते हुए दिखाई देते हैं। फिर ये एक त्यौहार के बारे में बताया है, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। तो ठोर ठोर का अर्थ होता है स्थान स्थान पर होली की धूम मची हुई है और सभी प्रेम के बंधन में बन जाते हैं, वैमनस्य का भाव छूट जाता है, शत्रुता का भाव छूट जाते हैं और मित्रता के धागे में बन जाते हैं। तो इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है और यहाँ आम के बौर और होली के त्यौहार का वर्णन किया गया है। छोटा सा आंसर है इसका, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है, खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, ये यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जवाब है कि हम फूलों और पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। इस प्रकार से जैसे कि अब कोरोना का माहौल चल रहा है और ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो अगर हम पेड़ पौधों पर ध्यान देते तो ऑक्सीजन की इतनी कमी महसूस नहीं होती जैसे कि शहरी क्षेत्रों में कमी आ रही है। तो ये मैंने एक नई मुहिम चलाई है, अगर आपको पसंद आए तो आप कर सकते हैं कि आप अपना जन्मदिन, अवतरण दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो उस दिन पटाखे फोड़ते हैं, केक काटते हैं, वो सब करना आपकी इच्छा होती है, लेकिन उसके साथ ही आप अपने प्रत्येक जन्म दिवस पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप एक पेड़ लगाएंगे तो उससे आप स्वयं को ही नहीं संपूर्ण समाज को लाभान्वित करेंगे। अब देखते हैं भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, हरे हरे पुष्प पुष्प। तो इन दोनों में ही शब्द समान, अर्थ समान होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इन दोनों में हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात, वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य, तो ये मैं बता देता हूँ कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेष शब्द विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में, जैसे कि वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। इस कविता में एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग हुआ है, जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। तो ये भूषण की कविता है जो शिवाजी के लिए लिखी गई है कि शिवाजी के प्रकोप से जो मुगलों की रानियां हैं वो
ये ऐसे है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कि जो रानियां ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी अब वो शिवाजी के प्रकोप से ऊंचे गहन जंगलों में चली गई हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, तो उनकी जो 3 समय का श्रेष्ठ भोजन व्यंजन करती थी वो 3 बेर के समान अल्प भोजन करके ही संतुष्ट कर रही हैं अपने आप को। तो एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो जहाँ समान शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार आता है, और जहाँ समान शब्द और अर्थ भी समान होते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। तो एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग होने से वाक्य में चमत्कार आ गया है और इसे ही यमक अलंकार कहा गया है। देखो जैसे आ रहा है 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती हैं, तो यहाँ भी 3 बेर खाना और 3 बेर खाना। तो एक का अर्थ तो है कि जो 3 समय श्रेष्ठ भोजन करती थी, और इसका अर्थ है कि 3 बेर के समान अल्प भोजन करने लगी है। तो भिन्न अर्थ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। आगे बताया कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। तो ये कबीर का दोहा है कि मन का फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इस प्रकार से वहाँ भी यमक है। ऐसे वाक्यों को एकत्र करना है हमारी यहाँ पाठ्य पुस्तक से जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, कि जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है मैंने कि बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला, ये वाक्यों में प्रयोग हो गया है। फिर है रह रह कर, कि कल रात से रह रह कर वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। फिर है लाल लाल, कि लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह सुबह, दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। रातों रात, ईश्वर की कृपा से राहुल रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी, कि घड़ी घड़ी अर्थात पल पल शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। तो इस प्रकार से हमने इन सभी का वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। अब अगला प्रश्न अध्ययन करते हैं कि कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये पूर्व में बता चुका हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता, गात की विशेषता बताई गई है कोमल, ये देखो, पात मृदुल बताया गया है, वसंत मृदुल बताया है, और पात हरे हरे बताए हैं। तो इस प्रकार से ये विशेषण है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखो गात, वसंत और पात। तो गात को तो बताया गया है कोमल, तो गात विशेष्य है और कोमल विशेषण। वसंत को बताया है मृदुल, तो वसंत विशेष्य है और मृदुल इसका विशेषता बता रही है, विशेषण हो जाएगा। और पात पत्ते, उसको बताया गया है हरे हरे। तीनों में ही गुणवाचक विशेषण है। तो हिंदी के, अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी के विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये मूलतः तो 4 होते हैं। इनके चारों के उदाहरण एक एक हम यहाँ देख लेते हैं कि जहाँ गुण संबंधी विशेषता बताई जाती है गुणवाचक, कि मोहन ईमानदार है। यहाँ मोहन का गुण बताया गया है ईमानदार, तो गुणवाचक विशेषण है। कि आपकी कार सुंदर है, तो ये सुंदर यह विशेषण है। यहाँ पर मोहन विशेष्य है, यहाँ पर कार विशेष्य है, इसलिए इसके गुणों के बारे में बताया गया है, गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है माप तोल।
तो उसके यहाँ परिमाण में हमेशा इकाई आती है, ध्यान रखना। संख्या में संख्यावाचक विशेषण में संख्या आएगी और परिमाण में इकाई आती है, ये ध्यान रखना। कि मुझे 2 गज ज़मीन चाहिए, तो ये 2 संख्या है, लेकिन इसके साथ ये गज, मीटर, किलोमीटर, है ना, लीटर, तो ये सब क्या है कि इकाई है। परिमाणवाचक को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, विशेषण मेरा पढ़ाया हुआ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। कि मुझे 2 गज ज़मीन चाहिए, तो यहाँ 2 संख्या है और गज इकाई है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा, माप तोल की जा रही है। 4 किलो गेहूँ दे दो, तो 4 संख्या है और किलो इसकी इकाई है, तो इसलिए ये भी परिमाणवाचक हो गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, तो दोनों में अंतर मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर केवल संख्या दी जाती है, संख्या से संबंधित विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम की, तो वह संख्यावाचक होता है, और उसके साथ इकाई का प्रयोग किया जाता है तो वो नाप तोल में चला जाता है, वो परिमाणवाचक हो जाता है। तो यहाँ टोकरी में 4 संतरे रखे हुए हैं, देखो, तो यहाँ 4 संख्या है, इसकी 2 भेद होते हैं, पूरा पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और संतरे की विशेषता बताई जा रही है कि टोकरी में 4 संतरे हैं, तो यहाँ पर 4 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। मेरा कक्षा में प्रथम स्थान है, तो यहाँ पर प्रथम जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। फिर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यह लाल फूल है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या है कि एक विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो फुल डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पूरा इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको इतना ही पूछा गया है, इसलिए इतना बता रहा हूँ। तो सार्वनामिक विशेषण में पूरा वहाँ इसके 4 भेद होते हैं, मैं बता चुका हूँ। आपको देखना है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो यह लाल फूल है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या है कि सर्वनाम जो है विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो देखो, यह जो है वो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ विशेषण आया है क्योंकि इसके साथ ये संज्ञा है, संज्ञा के साथ आया है, इसलिए ये इसकी विशेषता प्रयुक्त हो रहा है कि वह लड़का मेरा भाई है। वह, ये भी क्या है कि सर्वनाम है लेकिन संज्ञा के साथ आया है, लड़का संज्ञा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी नए वीडियो अपलोड हों तो उसकी जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सकें और आप समय की बचत कर सकें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।